नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले भाग में हम लोगों ने कक्षा 6 के इतिहास विषय की पाठ्यपुस्तक अतीत से वर्तमान में दूसरे अध्याय की चर्चा करते हुए ये जानने का प्रयास किया कि हमारे बीते हुए समय में कोई घटना कब घटी, वो कैसे घटी होगी और क्यों घटित हुई होगी, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, इन्हें जानना क्यों आवश्यक है और इनके अध्ययन का स्रोत हमारे पास क्या क्या है। इसी क्रम में हम लोग भारत के भौगोलिक पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहे थे, जिसे 4 भागों में बांटा गया था। आज के इस भाग में हम वहां से आगे अध्याय के विभिन्न तथ्यों की चर्चा करेंगे और विस्तार से जानने के साथ साथ इसके प्रश्नोत्तरी की भी चर्चा करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं हमारे वो 4 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से थे। हमने देखा था कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदान, दक्षिण का पठार और सुदूर दक्षिण के मैदान, इन 4 भौगोलिक क्षेत्रों में पूरी पृष्ठभूमि को वर्गीकृत किया गया था। इनके बारे में आइए हम विस्तार से जानते हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। ये हिमालय का लगभग 2400 किलोमीटर से लंबा विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप को कई सारे भौगोलिक लाभ भी दे जाता है। जैसे यह उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के साथ साथ प्राचीन काल में उन क्षेत्रों से आने वाले आक्रमणकारियों के सामने एक रक्षा की दीवार बनकर भी खड़ा रहा। इस क्षेत्र में कश्मीर, कांगड़ा, कुमाऊं तथा सिक्किम प्रदेश सम्मिलित हैं। कश्मीर की घाटी से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं सिक्किम होते हुए हिमालय की यह पर्वत श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश के आगे होते हुए म्यांमार की सीमा तक फैली हुई है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग को जब हम देखते हैं तो यहाँ खैबर, बोलन एवं गोमल दर्रा है। ये तीनों दर्रे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्राचीन काल में खास करके इस्लामी आक्रांताओं के समय इन्हीं दर्रों का इस्तेमाल भारत की भूमि तक पहुंचने के लिए किया गया। अफ़गानिस्तान और ईरान तक जाने का मार्ग इन्हीं दर्रों से होकर जाता था। इसके आगे के प्रदेशों में हम देखते हैं कि हमारे पंजाब प्रांत, जिन्हें 5 नदियों का देश कहा गया है। बच्चों, हम इस मानचित्र के सहारे देख सकते हैं कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की चर्चा हम जो करते हैं, जिसका अध्ययन बड़े विस्तार से भारत के इतिहास के शुरुआत के रूप में कराया जाता है, वह सिंधु नदी हमें दिख रही है। सिंधु नदी के साथ साथ पंजाब, जिसे 5 नदियों की भूमि कहा गया है, उसमें झेलम, चिनाब, रावी एवं सतलज नदी प्रवाहित होती है। हिमालय की हिमाच्छादित ग्लेशियरों से निकलने वाले इन नदियों में अविरल धारा का प्रवाह होता है, यानी यहाँ सालों भर हर मौसम में इन नदियों में जल की उपलब्धता बनी रहती है। झेलम, जिसकी सहायक नदी के रूप में चिनाब, और फिर आगे बढ़ के इसमें रावी, और फिर सतलज में ये सभी मिल जाती हैं और ये सभी नदियाँ आगे जा कर के सिंधु नदी में मिलती हैं। इनके संगम के बाद सिंधु नदी अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। आज भी जो वर्तमान क्षेत्र है पाकिस्तान का, जो कि कभी हड़प्पा कालीन सभ्यता संस्कृति का विस्तृत क्षेत्र हुआ करता था, उसकी शुष्क भूमि में जीवन रेखा के रूप में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। इन नदी घाटियों की गोद में ही मनुष्य ने कृषि करना सीखा। गेहूं, जौ, धान आदि फसलों की पैदावार शुरू हुई और इन अन्न का महत्व केवल जीवन यापन एवं भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि हम लोग चावल, जिसे धान कहते हैं, उसके लिए धान शब्द के प्रयोग का तात्पर्य ही धन से था। यानी व्यापारिक लेन देन के लिए भी
इन अनाजों का उपयोग किया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान हैं जहां लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बना करके खेती करना वहाँ की भौगोलिक मजबूरी भी रही, लेकिन मानव विकास के अध्याय में इन भूभागों का भी समुचित उपयोग इन सीढ़ी नुमा खेतों के द्वारा किया जाने लगा। बच्चों, इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से केवल समतल भूभागों में ही नहीं बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी मानव सभ्यता का विकास हुआ और उन्होंने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रकृति के साथ हर संभव संघर्ष किया और अपने श्रम से आप देख सकते हैं कि ऊबड़ खाबड़ और ढालुआ जमीन पर किस तरह से सीढ़ी नुमा खेती करके अपने जीवन यापन के लिए अनाजों का उत्पादन करना प्रारंभ किया। कृषि कार्य के दौरान भेड़, बकरी तथा गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। इनका उपयोग न केवल दूध के लिए होता था बल्कि इनसे अन्य तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाया करती थी। आवागमन के साधन के रूप में भी इन पालतू पशुओं का काफ़ी उपयोग होता था। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम लोग पूर्वोत्तर भाग के गारो, खासी, जैंतिया, भीष्मी और नागा जनजातियों की भी चर्चा कर सकते हैं। बच्चों, पूर्वोत्तर के अभी वर्तमान के राज्य जिन्हें 7 सिस्टर के रूप में जाना जाता है, सातों प्रदेश पूरी तरह से बहुत ही संकुचित पर्वतीय प्रदेशों से बने हुए हैं और ये जो जनजातियां यहाँ रहती हैं, जिनकी अपनी पहचान है, अपनी जीवन शैली है, अपनी संस्कृति है, इनका नामकरण भी वास्तव में वहाँ पाए जाने वाले उन पहाड़ों के नाम पर पड़ा है जहाँ पर ये जनजातियाँ अवस्थित हैं, निवास करती हैं। गारो, खासी, जैंतिया, भीष्मी और नागा उन पहाड़ियों का नाम है जहाँ पर ये जनजातियाँ रहती हैं और उन्हीं के आधार पर इन आदि मानव समूहों की पहचान की गई है। अभी आपके स्क्रीन पर विंध्य पर्वतमाला की श्रेणी दिखाई दे रही होगी। बच्चों, यह भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विभाजक रेखा है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे और यही कारण था इस संस्कृति को महापाषाणिक संस्कृति कहा गया। विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण तरफ सतपुरा की पहाड़ियाँ और उस पर सतपुरा के घने जंगल पाए जाते हैं। उनके दक्षिण में दक्षिण का पठार है जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम और कभी भी समुद्र जल के अंदर न डूबने वाला भूस्थल है। विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर में कोल्डिहबा एवं चौपानी मांडव। विंध्य पर्वत श्रेणी के पूर्व में विशाल मगध साम्राज्य अवस्थित था। बच्चों, मगध साम्राज्य की जब चर्चा होती है तो हम जानते हैं कि इसकी राजधानी राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली रही। 16 महाजनपदों की चर्चा जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम करते हैं तो भारत के इतिहास की शुरुआत ही मगध साम्राज्य से होती है। मगध साम्राज्य का भारत के इतिहास में एक अपना अलग स्थान और पहचान रहा है, इसका महत्व रहा है। अमूमन हम ये जानते हैं कि जब हम इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो भारत के इतिहास की शुरुआत ही मगध साम्राज्य से होती है। यह भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों और उत्तर के मैदान तक विस्तृत था और विभिन्न कालखंडों में अलग अलग राजाओं के शासनकाल के दौरान इसका विस्तार कम या ज़्यादा होता रहा। आगे हम देखते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी जो कि उत्तर और दक्षिण के बीच भू विभाजक का काम करती है। उसके उत्तर में कोल्डिहबा और चौपानी मांडव पुरातात्विक स्थान है। उत्तर प्रदेश में बेलन नदी के दोनों किनारों पर एक तरफ कोल्डिहबा और दूसरी तरफ मेहरगढ़ स्थित है।
पुरातात्विक साक्ष्यों के लिए और खास करके इनकी पहचान ऐसे स्थल के रूप में है जहां सबसे पहले चावल यानी धान उपजाया जाता था। दूसरे भौगोलिक पृष्ठभूमि के रूप में उत्तर का मैदान आता है, जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज के अलावे गंगा जमुना का मैदान और पूर्वोत्तर भागों में ब्रह्मपुत्र का मैदान अपनी उपजाऊ मिट्टी से इसे काफ़ी समृद्ध बनाते हैं। प्राचीन काल से ही अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए यह मानव बसाव के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। सिंधु, गंगा, जमुना और इसकी सहायक नदियों ने सिंचाई का बेहतर विकल्प उपलब्ध कराया और यह क्षेत्र देश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत के इतिहास की जानकारी के लिए जिन 4 वर्गों में, जिन 4 भौगोलिक प्रदेशों में इसे वर्गीकृत किया गया है, उसमें दक्षिण के पठार का महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरे वर्ग के रूप में अंकित किया गया दक्षिण का पठार, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि यह विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण की ओर स्थित है। यहाँ नर्मदा, ताप्ती जैसी नदियाँ हैं, सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल हैं। साथ ही साथ इसके दोनों तरफ, पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ लंबी संकरी पट्टियाँ हैं पहाड़ियों की, जिन्हें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहा जाता है। चौथे वर्ग के रूप में सुदूर दक्षिण के मैदान हैं। सुदूर दक्षिण के मैदान मुख्य रूप से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र के रूप में है। दक्षिण का पठार, जो कि पूरी तरह से पठारी और पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ भी इन 3 नदियों ने, खास करके जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेशों ने इसकी समृद्धि को और बढ़ा दिया है। भारत की विविधता भरे भौगोलिक पृष्ठभूमि के बीच हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों और उसकी बनावट के हिसाब से लोगों की संस्कृति और जीवन शैलियों में भी विविधता आई। यहाँ सभी तरह के धर्म, भाषा एवं विस्तृत पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, जंगलों के बावजूद विभिन्न विस्तृत क्षेत्रों में छोटे छोटे मानव समूहों ने अपनी संस्कृतियों का विकास किया, लेकिन इसके साथ साथ आपस में सामंजस्य की भी कमी नहीं रही। इन्होंने अपने व्यापारिक एवं धार्मिक यात्राओं के द्वारा परस्पर संपर्क बनाए रखा और इसकी पहचान एवं प्रतीक के रूप में संस्कृति के विभिन्न अवशेषों को भी जगह जगह छोड़ा। इस अध्याय में हम आगे देश के नाम की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश को इंडिया और भारत के नाम से मुख्यतः जाना जाता है। इसके अलावा भी कई नामों की चर्चा आप इतिहास के विभिन्न साहित्यिक स्रोतों में सुनेंगे। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में बहने वाली सिंधु नदी, जिसे संस्कृत में सिंधु नदी कहा गया, सिंधु नदी की सभ्यता वैदिक काल का शुभारंभ इस क्षेत्र में हुआ, परंतु यूनानियों ने इस नदी को इंडोस नदी कहा और इसी के आधार पर इसके पूर्व स्थित प्रदेश को उन्होंने इंडिया कहा। ईरानियों ने इसी सिंधु नदी को हिंदोस कहा और इस भूमि को हिंदुस्तान कहा गया। इसके अलावे भी हम भारत के नाम को आर्यावर्त और भारत के नाम से भी देखेंगे। इसी तरह बच्चों, ऋग्वेद के अनुसार उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में रहने वाले भरत नामक मानव समूह के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसके अलावे आर्यों की भूमि के रूप में इसे आर्यावर्त के नाम से भी विभिन्न धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। अध्याय 2 के पाठ में विभिन्न तथ्यों की चर्चा भी हमने आपके साथ की। अब बारी है अंत में इस पाठ के प्रश्नोत्तरी की। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है इसमें।
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? 4 विकल्प है बच्चों, कार्बन 14 पद्धति, ताप संदीप्ति विधि, पोटेशियम ऑर्गन विधि तथा चौथा है स्टोन हैमर विधि। बच्चों, इस पाठ के अध्ययन के दौरान इस बात की चर्चा की थी कि हर मनुष्य एवं वस्तु एक निश्चित दर से कार्बन 14 खोता रहता है और इसी क्षति दर का अध्ययन करके भौतिक शास्त्री उसके आयु का निर्धारण करते हैं। इसका सही उत्तर होगा कार्बन 14 पद्धति। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करता है? बच्चों, हम लोगों ने मैप के द्वारा भी इस बात को देखा और समझा कि विंध्य पर्वत श्रेणी भारत के भू विभाजक के रूप में बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। यह उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठार के बीच में भू विभाजक का काम करती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत। आगे देखते हैं, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? कुलडीहवा, ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़ और बुर्जहोम से। यहाँ जो चारों विकल्प दिए गए हैं उसमें देखिए बुर्जहोम, यह कश्मीर के क्षेत्र में मिला हुआ गर्तावास है, यानी भारी ठंड से बचने के लिए ज़मीन के अंदर मकान बना करके, घर बना करके लोग उसमें रहा करते थे। ब्रह्मगिरी भारत के दक्षिण में स्थित है। मेहरगढ़ और कोल्डिहवा हमने चर्चा किया था कि बेलन नदी के 2 किनारे पर स्थित कोल्डिहवा, जहाँ की चावल यानी धान का प्राचीन प्रमाण मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थानों को भरें। पहला है, डैश क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र और उससे भी पहले राजगृह जिसकी राजधानी रही और 16 महाजनपद में जिसका सबसे प्रमुख स्थान रहा और भारतीय इतिहास पर जिसकी अमिट छाप रह गई, वह था मगध साम्राज्य। तो मगध क्षेत्र के अंतर्गत विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। ख क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को डैश में विभाजित किया गया है? हमने इसकी काफ़ी विस्तार से चर्चा की है बच्चों आपके साथ कि 4 भौगोलिक क्षेत्रों में इसका विभाजन किया गया है। ग है कि डैश ने कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई करवाई है। हमने पहले भाग में भी चर्चा की थी कि पुरातात्विक वस्तुओं की खोज के लिए ये खुदाई हमारे पुरातत्व वेत्ता करते हैं। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई करवाई तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं सभ्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी भी वर्तमान पटना के कुम्हरार पार्क में कुछ अवशेषों को रखा गया है, जिन्हें बच्चे आप अपने शैक्षणिक भ्रमण के द्वारा या अपने परिवार के साथ भी कभी जाते हैं तो जाकर वहाँ देख सकते हैं। घ है, आधुनिक काल का डैश से हुआ। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, जब पूरे इतिहास को 3 भागों में हम लोगों ने बांटा था, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इस दौरान हम लोगों ने देखा था कि आधुनिक काल का काल सीमा क्या रहा। इसके आगे है, डैश क्षेत्र में महापाषाणिक संस्कृति का निर्माण हुआ। तो ब्रह्मगिरी के क्षेत्र में महापाषाणिक संस्कृति का निर्माण हुआ और महापाषाणिक सभ्यता, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी की कि वो जब लोग की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें दफनाने के बाद बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों से उन्हें घेर दिया जाता था, उनके कब्र के पास रखा जाता था और उस अनोखे और अलग से दिखने वाली एक संस्कृति के प्रतीक के रूप में उन्हें महापाषाणिक संस्कृति का नाम दिया गया। यह दक्षिण भारत के ब्रह्मगिरी क्षेत्रों में था।
तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। एक तरफ से आप देखिए खासी, मगध, महापाषाणिक संस्कृति एवं चौपानी मांडो है। दूसरी तरफ है अनाज का प्रमाण, दक्षिण भारत, प्रथम बड़ा साम्राज्य और जनजाति। खासी, हम लोगों ने चर्चा की थी पूर्वोत्तर भारत की कुछ जनजातियों के बारे में, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया, भीष्मी, नागा, कई जनजातियों की चर्चा थी। तो खासी जो है एक जनजाति है। मगध, भारत का प्रथम सबसे बड़ा विस्तृत साम्राज्य। महापाषाणिक संस्कृति दक्षिण भारत के ब्रह्मगिरी में हुई थी। चौपानी मांडो, जहाँ पर अनाज का और धान का, चावल का सबसे पहला प्रमाण हम लोग को मिलता है। तो इसको कुछ इस तरह से हम लोग सुमेलित कर सकते हैं, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे। तो बच्चों, ये 3 प्रश्न थे जो कि वस्तुनिष्ठ थे, खाली स्थानों को भरना था और सुमेलित करना था। इसके आगे हम लोग कुछ घर के लिए गृह कार्य भी लेंगे। भारत के मानचित्र पर आपको इन 4 नदियों को दिखाना है। नर्मदा नदी, गंगा नदी, विंध्य पर्वत और सतपुरा की पहाड़ियाँ। ये चारों नदियाँ भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और सबकी कहीं ना कहीं अलग पहचान है। नर्मदा नदी, नर्मदा और ताप्ती ऐसी 2 नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं और डेल्टा नहीं बनाती हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे पवित्र नदी। न केवल इसका धार्मिक महत्व है, बल्कि गंगा का मैदान यूँ कहा जाए भारत के लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में एक सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। विंध्य पर्वतमाला जो कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में भू विभाजक का काम करती है। सतपुरा की पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत के दक्षिण की ओर स्थित है। तो बच्चों, इन चारों नदियों को, पर्वत श्रेणियों को आप भारत के मानचित्र पर इंकित कर कीजिए और फिर उनको मिला कर के देखिए कि वो सही हैं, अपने स्थान पर हैं या नहीं। तो बच्चों, आज हमने अतीत से वर्तमान विषय के अध्याय 2 के सभी तथ्यों का विश्लेषण किया, इनके प्रश्नोत्तर को बनाया। इस पाठ के अध्ययन से हम लोगों ने अपने अतीत की शुरुआत, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत, उनके काल निर्धारण, भारत के भौगोलिक क्षेत्रों की जो पृष्ठभूमि है, उसका जो 4 वर्गों में उनका जो वर्गीकरण किया गया, उसके बारे में जानकारियाँ एकत्रित की। हमारे देश का नाम भारत, इंडिया कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इसके बारे में जानकारियाँ एकत्रित की। साथ ही साथ इसके प्रश्नोत्तरों को भी हमने बनाया। बच्चों, अगले भाग में हम आगे के अध्याय की चर्चा करेंगे। तब तक आप दिए हुए गृह कार्य को बनाइए और अपना अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।